सितंबर 1947। पंजाब की धरती अभी भी जल रही थी। सरहदें खिंच चुकी थीं, लेकिन इंसानियत के टुकड़े अभी भी ज़मीन पर बिखरे पड़े थे। रेफ्यूजी ट्रेन्स, खून से रंगी पटरियां, स्टेशन पर इंतज़ार करते लोग जिन्हें पता ही नहीं था अगला दरवाज़ा खुलेगा या मौत मिलेगी। लोग घर नहीं छोड़ रहे थे। लोग अपनी पहचान, अपनी ज़मीन, अपने बुज़ुर्गों की यादें सब पीछे छोड़कर भाग रहे थे। एक ऐसी ही ट्रेन पाकिस्तान से इंडिया की तरफ आ रही थी। सफ़र लंबा था, खामोश था, और जब वो पंजाब के एक स्टेशन पर रुकी, कोई आवाज़ नहीं आई। न बच्चों के रोने की आवाज़, न लोगों का शोर, सिर्फ हवा। डिब्बा खोला गया। अंदर कोई जिंदा नहीं था। लाशें जमीन पर, बेंच पर, एक दूसरे पर गिरी हुई। खून सूख चुका था। आंखें खुली रह गई थीं। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं थी। ये पार्टीशन का सबसे खामोश, सबसे खौफनाक मैसेज था। लेकिन उसी अंधेरे डिब्बे के एक कोने में एक आदमी जिंदा था। सांसें धीमी, आंखें खुली, चेहरा ठंडा। वो डरा हुआ नहीं था, वो शॉक में नहीं था, वो कैलकुलेट कर रहा था। नाम मेजर ओंकार सिंह कलकत। वो कोई आम रेफ्यूजी नहीं थे। वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के ऑफिसर रह चुके थे। स्ट्रेटेजिक माइंड, शार्प ऑब्जर्वर। उनके पास कोई फाइल नहीं थी, कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन उनके दिमाग में एक आग जल रही थी। एक तारीख, 22 अक्टूबर। उन्होंने जो सुना था, जो देखा था, वो सिर्फ दंगे नहीं थे। ये खून, ये ट्रेन्स, ये अफरा तफरी, ये सब एक बड़े प्लान का हिस्सा था। एक मिलिट्री ब्लूप्रिंट, एक कोवर्ट इन्वेजन। टारगेट कश्मीर। अगर दिल्ली ने आज उनकी बात नहीं सुनी, तो 22 अक्टूबर को ट्राइबल लश्कार सरहद पार करेंगे। मुजफ्फराबाद गिरेगा। श्रीनगर खतरे में होगा। एयरफील्ड पर कब्जा हो सकता है, और फिर कश्मीर जल उठेगा। यह सिर्फ एक राज्य का सवाल नहीं था। यह नई पैदा हुई रिपब्लिक ऑफ इंडिया की पहली आग थी, और उस आग की चिंगारी का नाम था ऑपरेशन गुलमर्ग। उस रात लाशों से भरी एक ट्रेन में एक आदमी देश का भविष्य अपने दिमाग में लेकर बैठा था। सवाल यह था, क्या सरकार वक्त पर जाग पाएगी, या कश्मीर का इतिहास पहले ही लिखा जा चुका था। बीस अगस्त 1947। लोकेशन बन्नू वजीरिस्तान। पार्टीशन को सिर्फ 5 दिन हुए थे। ब्रिटिश ऑफिसर्स अपना सामान समेट रहे थे। झंडे नीचे उतारे जा रहे थे। पुरानी फाइल्स बंद की जा रही थीं। इंडियन और पाकिस्तानी आर्मी रीस्ट्रक्चर हो रही थी। एक नया नक्शा बन चुका था, लेकिन जमीन पर सब कुछ अभी भी अस्थिर था। बन्नू ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स के एक सन्नाटे भरे कमरे में मेजर ओंकार सिंह कलकट अकेले इंडियन ऑफिसर बचे थे। लकड़ी की मेज, दीवार पर टंगा हुआ मैप, और ऊपर धीरे धीरे घूमता सीलिंग फैन। दोपहर की खामोशी असामान्य थी। तभी एक ऑर्डरली अंदर आता है। वो सीधा मेज तक आता है, एक खाकी एनवेलप रखता है, सैल्यूट करता है, और बिना कुछ कहे बाहर चला जाता है। एनवेलप के ऊपर लिखा था, टॉप सीक्रेट, पर्सनल फॉर ब्रिगेड कमांडर ओनली। ब्रिगेड कमांडर स्टेशन से बाहर थे। प्रोटोकॉल के अनुसार ब्रिगेड मेजर को अर्जेंट मेल खोलने का अधिकार था। कलकत ने एनवेलप उठाया, कुछ सेकंड तक उसे देखा, फिर धीरे से सील काट दी। अंदर जो डॉक्यूमेंट था, वो कोई रूटीन मिलिट्री ऑर्डर नहीं था। ना सप्लाई लिस्ट, ना ट्रूप मूवमेंट। हेडर पर साफ लिखा था, ऑपरेशन गुलमर्ग। कलकत की आंखें तेजी से लाइंस पढ़ने लगी। हर शब्द के साथ उनका चेहरा और गंभीर होता गया। हर ट्राइबल फाइटर को राइफल दी जाएगी। उन्हें मुजाहिद कहा जाएगा। हर यूनिट 1000 मैन। लॉन्च पॉइंट एबटाबाद।
टारगेट मुजफ्फराबाद से होते हुए श्रीनगर। डेट 22 अक्टूबर 1947। कमरे की हवा जैसे भारी हो गई। सीलिंग फैन की आवाज अब और साफ सुनाई दे रही थी। कलकत ने दस्तावेज दोबारा पढ़ा, फिर तीसरी बार। अब उन्हें कोई संदेह नहीं था। ये कोई बॉर्डर रेड नहीं था। ये एक स्ट्रक्चर्ड, प्लान्ड, कोवर्ट इन्वेजन था। रेगुलर आर्मी ऑफिशियली शामिल नहीं होगी, लेकिन ग्राउंड पर कमांड ट्रेन्ड ऑफिसर्स के हाथ में होगी। यूनिफॉर्म अलग होगी, नाम अलग होगा, लेकिन स्ट्रैटेजी पूरी तरह मिलिट्री होगी। ये वॉर था, बिना वॉर डिक्लेयर किए। एक ऐसा वॉर जिसका सीधा निशाना था कश्मीर। कलकत समझ चुके थे, उनके हाथ में सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक आने वाले संघर्ष का ब्लूप्रिंट है। और अगर ये खबर दिल्ली तक समय पर नहीं पहुंची, तो 22 अक्टूबर सिर्फ एक तारीख नहीं रहेगी, वो इतिहास का मोड़ बन जाएगी। कमरे में फिर से सन्नाटा था, लेकिन अब इतिहास चलना शुरू हो चुका था। बीस अगस्त के बाद सब कुछ बदल गया। पाकिस्तानी हेडक्वार्टर में यह बात फैल चुका था कि कैलकट को ऑपरेशन गुलमार्ग के पूरे जानकारी लीक हो चुकी थी। इसलिए हेडक्वार्टर्स के कॉरिडोर में निगाहें बढ़ा दी गई थी। कदमों की आहट अब ज्यादा सुनाई देती थी। फाइलें कैलकट जी के पास आना कम हो गई थीं। फिर एक सुबह उन्हें सूचित किया गया, वो अब बाहर नहीं जा सकते। उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया। दिन बीत रहे थे। वो हर सुबह वो कैलेंडर की तरफ देखते और एक ही तारीख उनके दिमाग में गूंजती, 22 अक्टूबर। समय कम था और पहरा सख्त होता जा रहा था। उन्होंने फैसला कर लिया, रिस्क लेना ही होगा। रात का इंतजार किया गया। बन्नू की रात शांत थी, लेकिन उस शांति में बेचैनी छुपी थी। दूर कहीं चौकीदार की आवाज, हवा की हल्की सरसराहट, और उसी अंधेरे में कलकत निकल पड़े। कोई रिटन प्रूफ नहीं, कोई ऑफिशियल क्लियरेंस नहीं। वो डॉक्यूमेंट साथ नहीं ला सके, लेकिन हर लाइन, हर इंस्ट्रक्शन, हर डिटेल उनके दिमाग में हमेशा के लिए दर्ज हो चुकी थी। सफर आसान नहीं था। चेक पोस्ट थे, सवाल थे, पार्टीशन के बाद की अफरा तफरी थी। लेकिन 18 अक्टूबर 1947 को वो दिल्ली पहुंच गए, सीधे आर्मी हेडक्वार्टर्स। कमरे में सीनियर ऑफिसर्स बैठे थे। टेबल पर मैप्स फैले हुए थे, फाइलों का ढेर था। हर चेहरा तनाव से भरा था। कलकत ने बिना समय गवाए कहा, सर 22 अक्टूबर को हमला होगा, मुजफ्फराबाद रूट से, हेवी वेपन्स के साथ। कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन वो सन्नाटा विश्वास का नहीं था। वो सन्नाटा संदेह का था। एक अनडॉक्यूमेंटेड वार्निंग, कोई फिजिकल प्रूफ नहीं, सिर्फ एक ऑफिसर का बयान। दिल्ली खुद जोश में थी। रिफ्यूजी क्राइसिस चरम पर था। आर्मी डिवीजन जारी था। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हवा में थी। एक गलत अलर्ट पैनिक ट्रिगर कर सकता था, और इसलिए कोई इमीडिएट एक्शन नहीं लिया गया। कलकत खड़े रहे। उनकी आंखों में चिंता थी, लेकिन आवाज में दृढ़ता। उन्हें पता था समय फिसल रहा है। हिस्ट्री में कभी-कभी सिर्फ गलत फैसले ही नहीं, बल्कि इनएक्शन भी एक डिसीजन होता है, और कभी-कभी सबसे महंगा डिसीजन। और यहां भारत इस डिसीजन का नतीजा कश्मीर के रूप में चुकाने वाला है। मुरी, पहाड़ों के बीच एक शांत बंगलो। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन अंदर हवा भारी थी। टेबल पर नक्शा फैला हुआ था, कश्मीर का नक्शा। एक तरफ बैठे थे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान, दूसरी तरफ मेजर जनरल अकबर खान। सीधा हमला नहीं, वो इंटरनेशनल वॉर बन जाता। तो रास्ता क्या था? अकबर खान ने धीमे से कहा, हम नहीं, वो करेंगे। उन्होंने अपना कोड नेम रखा जनरल तारिक। प्लान सिंपल था, कश्मीर पर हमला ऑफिशियल आर्मी नहीं करेगी, यूनिफॉर्म नहीं होगी, लेकिन कमांड ट्रेन्ड होगी।
नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में खबर फैलनी शुरू हुई। कश्मीर चलना है। कुछ लोग आइडियोलॉजी से आए, कुछ एडवेंचर से, कुछ उम्मीद से, कुछ लालच से। ट्रक्स तैयार थे, राइफल्स क्रेट से निकल रही थीं, ऑर्डर्स फुसफुसाहट में दिए जा रहे थे। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते तक अबोटाबाद लॉन्च पैड बन चुका था। सब कुछ सेट था, बस तारीख का इंतजार था। 22 अक्टूबर। अभी हम देख रहे हैं मुजफ्फराबाद की सीन। ठंडी रात, 4 JNK इन्फेंट्री बॉर्डर पर तैनात थी। सब शांत था, लेकिन शांति कभी कभी तूफान से पहले आती है। आधी रात के बाद पहली गोली चली। कोई ब्यूगल नहीं, कोई वार्निंग नहीं। यूनिट के अंदर फ्रैक्चर हुआ, कंफ्यूजन, शाउटिंग, डार्कनेस। कमांड चेन टूट गई, ब्रिज एक्सपोज्ड हो गया और उसी पल हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ीं। ट्राइबल कॉलम्स कश्मीर में दाखिल हो चुके थे। मुजफ्फराबाद जाग भी नहीं पाया कि वो गिर चुका था। लेकिन प्लान था स्पीड, डायरेक्ट पुश टू श्रीनगर। अब तक मुजफ्फराबाद गिर चुका था, रोड खुल चुका था, श्रीनगर सिर्फ कुछ घंटों की दूरी पर था। अगर उस रात कॉलम्स बिना रुके आगे बढ़ते तो सुबह तक एयरपोर्ट उनके हाथ में होता। लेकिन बारामूला पहुंचना ऑपरेशन का टर्निंग पॉइंट बन गया। सुबह का धुंधला उजाला, शहर अभी पूरी तरह जागा भी नहीं था। पहले ट्रक्स दाखिल हुए, फिर भीड़। इनिशियल रेजिस्टेंस मामूली था, लेकिन फिर फोकस बदल गया। स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव था श्रीनगर, लेकिन ग्राउंड पर केओस शुरू हो गया। शॉप्स टूटने लगीं, घर खाली करवाए जाने लगे, औरत और लड़कियों से दुर्व्यवहार शुरू हुआ, फायर की लपटें उठने लगी, कमांड स्ट्रक्चर कमजोर पड़ने लगा। जो फोर्स सरप्राइज और स्पीड के लिए बनी थी, वो डिस्ट्रैक्शन में फंस गई। हर गुजरते घंटे के साथ श्रीनगर की दूरी वही रही, लेकिन समय इंडिया के पक्ष में खिसकने लगा। एबटाबाद में बनाई गई प्लानिंग बारामूला की सड़कों पर बिखर रही थी। जनरल तारिक का पूरा कैलकुलेशन क्लॉक पर टिक टिक कर रहा था। प्लान कहता था एयरफील्ड बिफोर सनराइज। रियलिटी बन गई बारामूला में ठहराव, और यही ठहराव हिस्ट्री की दिशा बदल गया। कभी कभी युद्ध बंदूक से नहीं हारता, वो डिसिप्लिन टूटने से हारता है। अगर उस सुबह ट्राइबल कॉलम्स सीधे श्रीनगर बढ़ जाते तो 27 अक्टूबर का एयरलिफ्ट शायद संभव ही नहीं होता। लेकिन वो रुके, और जब दुश्मन रुकता है तो इतिहास दौड़ने लगता है। 23 अक्टूबर 1947। श्रीनगर अभी भी सो रहा था, लेकिन सीमा पर इतिहास करवट ले चुका था। महाराजा हरि सिंह को अब तक पूरी सच्चाई का अंदाजा नहीं था। उन्हें लगा ये बस एक छोटी झड़प है, एक सीमित हमला जिसे संभाल लिया जाएगा। लेकिन युद्ध कभी सूचना देकर नहीं आता। 24 अक्टूबर की रात अचानक पूरा श्रीनगर अंधेरे में डूब गया। महूरा पावर हाउस गिर चुका था। बिजली नहीं, संचार नहीं, यकीन नहीं। राजमहल की ऊंची दीवारों के भीतर अब मोमबत्तियां जल रही थीं, और उस कांपती हुई लौ में पहली बार महाराजा की आंखों में डर साफ दिख रहा था। अब ये छोटी झड़प नहीं थी, अब ये दरवाजे तक आ चुका तूफान था। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को बुलाइए। कमरे में सन्नाटा था, न कोई शोर, न कोई बहाना, सिर्फ एक सवाल, क्या श्रीनगर बच पाएगा? ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह अंदर आए, सीधे खड़े, चेहरा शांत, लेकिन आंखों में स्थिति की गंभीरता साफ थी। महाराजा ने धीमी लेकिन भारी आवाज में कहा, मुझे श्रीनगर सुरक्षित चाहिए। ये आदेश नहीं था, ये एक प्रार्थना थी। राजेंद्र सिंह जानते थे दुश्मन हजारों में है, उनके पास सिर्फ 150 आदमी, ना हवाई सहायता, ना भारी हथियार, सिर्फ समय रोकने का एक प्रयास। उन्होंने बिना एक शब्द कहे सैल्यूट किया। उस सैल्यूट में कर्तव्य था, स्वीकार था, और शायद विदाई भी। वो मुड़े, दरवाजा खुला, बाहर अंधेरा था, लेकिन उससे भी गहरा था आने वाला संघर्ष।
150 आदमी अगेंस्ट थाउजेंड्स। और उस रात कश्मीर की किस्मत गोलियों से नहीं, समय से तय होने वाली थी। बाग में हल्की शाम थी। कश्मीर की हवा अब तनाव की खुशबू लिए थी। महाराज हरि सिंह ने अपना प्राइम मिनिस्टर मेहर चंद महाजन को पास बुलाया और कहा, अब हमें दिल्ली से मदद लेनी पड़ेगी। उनकी आवाज में थकान थी, चिंता थी। उन्हें तुरंत दिल्ली भेजा गया और वो दिल्ली जाके मदद मांगे। दिल्ली में सरदार पटेल ने फैसला किया, इस स्थिति का असेसमेंट करने के लिए उनका अपना भरोसेमंद वीपी मेनन को कश्मीर भेजा जाए। मेनन का नाम कोई रैंडम ब्यूरोक्रेट नहीं था। वे सरदार पटेल के सबसे भरोसेमंद पॉलिटिकल एडवाइजर थे और जम्मू कश्मीर जैसी डेलिकेट पॉलिटिकल पजल को समझने वाले कुछ ही लोगों में से एक थे। 25 अक्टूबर 1947 की सुबह दिल्ली से उड़कर वीपी मेनन श्रीनगर पहुंच चुके थे। उनके साथ कुछ सीनियर ऑफिशियल्स भी थे। हर एक के चेहरे पर गंभीरता साफ झलक रही थी। ये कोई रूटीन पॉलिटिकल विजिट नहीं था, ये एक इमरजेंसी मिशन था। मेनन का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल साफ था, ग्राउंड रियलिटी को अपनी आंखों से देखना और महाराजा को सच बताना। श्रीनगर पहुंचते ही उन्हें एहसास हो गया, ये कोई छोटी सी सरहदी झड़प नहीं थी, ये एक संगठित और तेज रफ्तार इन्वेजन था। रिपोर्ट्स लगातार आ रही थीं, ट्राइबल कॉलम्स तेजी से आगे बढ़ रहे थे, कम्युनिकेशन लाइंस डिसरप्ट हो रही थीं, शहर में डर और अफरा तफरी फैलने लगी थी। मेनन ने महाराजा हरि सिंह से मुलाकात की। कमरे में गहरी खामोशी थी। मैप्स टेबल पर फैले हुए थे। हर मिनट अब कीमती हो चुका था। मेनन ने बिना घुमाए फिराए कहा, योर हाइनेस, सिचुएशन इज क्रिटिकल, यू मस्ट शिफ्ट टू जम्मू फॉर योर सेफ्टी। ये सिर्फ एक सलाह नहीं थी, ये एक वार्निंग थी। महाराजा ने देर नहीं की। उसी रात निर्णय लिया गया, श्रीनगर छोड़ा जाएगा, जम्मू के लिए तुरंत रवाना हुआ जाएगा, क्योंकि अब तस्वीर बिल्कुल साफ थी। बैटलफील्ड केवल दूर पहाड़ों में नहीं था, वो श्रीनगर की ओर बढ़ चुका था और समय बहुत कम बचा था। छब्बीस अक्टूबर 1947 को ही उरी सेक्टर में ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, जो कि महाराज हरि सिंह की सेनापति थे, अपना वादा निभा चुके थे। झेलम पर बना वो स्ट्रेटेजिक ब्रिज अब सिर्फ धुएं और टूटे हुए लोहे का ढेर था। ब्लास्ट की गूंज पहाड़ों से टकराकर दूर तक फैली थी। ट्राइबल कॉलम्स जो लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़ रही थी, अचानक रुक गईं। उनकी ट्रक्स अब नदी के उस पार फंसी थीं। मोमेंटम वहीं थम गया। राजेंद्र सिंह और उनके चंद जवान जानते थे, वे जीतने के लिए नहीं, वक्त खरीदने के लिए लड़ रहे थे। मीनवाइल श्रीनगर एयरफील्ड, सुबह की धुंध में डकोटा एयरक्राफ्ट एक एक करके उतरने लगे। प्रोपेलर्स की आवाज घाटी में गूंज रही थी। राइफल्स रेडी, ऑर्डर्स क्लियर। अब ये सिर्फ डिफेंस नहीं था, अब ये ऑर्गेनाइज्ड रिस्पॉन्स था। जिस स्पीड से इन्वेजन शुरू हुआ था, वो शॉक फैक्टर खत्म हो चुका था। अब हर घंटे के साथ इंडियन रीइंफोर्समेंट्स बढ़ रही थी। बारामुल्ला की तरफ बढ़ती दुश्मन कॉलम्स अब कॉशियस थीं, क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका था ये आसान मार्च नहीं रहेगा। टाइम जो पहले उनके पक्ष में था, अब इंडिया के पक्ष में मुड़ चुका था और कश्मीर की जंग अब एक डेस्परेट रेड नहीं, बल्कि एक फुल स्केल मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन बन चुकी थी। 26 अक्टूबर 1947 तक मेनन और मेहर चांद महाजन दिल्ली पहुंच चुके थे। अब फैसला केवल जम्मू या श्रीनगर का नहीं था, ये भारत की सॉवरेनिटी और इंटरनेशनल लॉ का सवाल बन चुका था। दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। कमरे में मौजूद थे सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। सिचुएशन रिपोर्ट टेबल पर रखी गई। मैप्स, टेलीग्राम्स, एडवांस पोजीशन सब सामने थे। कमरे में तनाव था, लेकिन माउंटबेटन ने शांत स्वर में एक साफ बात कही, विदाउट लीगल एक्सीशन आर्मी सपोर्ट कैन नॉट बी प्रोवाइडेड। ये एक टेक्निकल स्टेटमेंट था, लेकिन इसका वेट बहुत बड़ा था, क्योंकि उस समय तक जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियली इंडिया का हिस्सा नहीं था
और बिना एसेशन के अगर इंडियन आर्मी भेजी जाती तो उसे इंटरनेशनल एग्रेशन माना जा सकता था। अब विकल्प सिर्फ एक था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, एक लीगल डॉक्यूमेंट जो तय करेगा कि कश्मीर किस देश का हिस्सा बनेगा। मेनन तुरंत जम्मू के लिए रवाना होते हैं। समय अब हर घंटे में मापा जा रहा था। जम्मू में महाराजा हरि सिंह के सामने वो डॉक्यूमेंट रखा जाता है। कमरे में गहरी खामोशी थी। बाहर हालात तेजी से बिगड़ रहे थे, लेकिन अंदर इतिहास लिखा जाने वाला था। महाराजा बिना किसी और देरी के उस डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर कर देते हैं और अपने गार्ड को बोलते हैं, अगर कल सुबह तक इंडियन आर्मी कश्मीर तक नहीं पहुंचते हैं तो मुझे नींद में ही गोली मार देना। मैं अपने लोगों की नरसंहार नहीं देख पाऊंगा। पर उस एक सिग्नेचर ने पॉलिटिकल इक्वेशन बदल दी। मेनन उसी रात दिल्ली लौटते हैं एक साइंड लीगल पेपर के साथ, और फिर 27 अक्टूबर 1947 की सुबह इंडियन आर्मी के डकोटा एयरक्राफ्ट श्रीनगर की ओर उड़ान भरते हैं। अब ये केवल मिलिट्री रिस्पॉन्स नहीं था, ये एक लीगली सैंक्शन्ड इंटरवेंशन था। वही लीगल सिग्नेचर ऑपरेशन गुलमर्ग के खिलाफ इंडिया का सबसे बड़ा पॉलिटिकल काउंटर मूव बन चुका था। सत्ताईस अक्टूबर 1947, सुबह की ठंडी हवा, आसमान धुंधला, बादल भारी। डकोटा एयरक्राफ्ट बादलों को चीरते हुए कश्मीर की ओर बढ़ रहे थे। इंजन्स की लगातार गूंज एक ही रिदम में। कॉकपिट के अंदर सन्नाटा था। पायलट की आंखें इंस्ट्रूमेंट्स पर जमी थीं। उसे सिर्फ इतना बताया गया था, एनिमी क्लोज है, रनवे सेफ हो भी सकता है, नहीं भी। नीचे घाटी फैली हुई थी, धुंध में लिपटी पहाड़ियां, डल लेक शांत, श्रीनगर सोया हुआ सा। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, जैसे इतिहास की धड़कन थम गई हो। लेकिन सच्चाई अलग थी। बारामुल्ला से आगे बढ़ती ट्राइबल कॉलम्स सिर्फ कुछ घंटों की दूरी पर थीं। हर मिनट मायने रखता था, हर देरी खतरा थी। पायलट एयरक्राफ्ट को नीचे झुकाता है। रनवे दिखाई देता है, खाली, न धुआं न कोई झंडा, लेकिन कोई गारंटी भी नहीं। एक लंबा सेकंड, फिर दूसरा। व्हील्स जमीन को छूते हैं, धूल उछलती है, मेटल की चीखती आवाज, ब्रेकिंग। एयरक्राफ्ट रुकता है, डोर खुलता है, ठंडी हवा अंदर भर जाती है। इंडियन ट्रूप्स तेजी से नीचे उतरते हैं। बूट्स पहली बार कश्मीर की धरती को छूते हैं, और उसी पल इतिहास दिशा बदल देता है। कश्मीर अब सिर्फ एक रियासत नहीं था, वो आधिकारिक रूप से एक बैटलफील्ड बन चुका था। एयरपोर्ट सिक्योर करने का आदेश साफ था, लेकिन युद्ध कभी आदेशों के हिसाब से नहीं चलता। सुबह की ठंडी हवा में खबर आती है, एनिमी बुदगम की तरफ बढ़ चुका है, श्रीनगर से बस कुछ किलोमीटर दूर। ये दूरी नक्शे पर छोटी लगती है, लेकिन उस दिन वही दूरी कश्मीर का भविष्य तय करने वाली थी। कर्नल रंजीत राय इंतजार नहीं करते। कोई लंबी मीटिंग नहीं, कोई अतिरिक्त रीइंफोर्समेंट का इंतजार नहीं। वो अपनी कंपनी लेकर तुरंत निकल पड़ते हैं। ट्रक्स धूल उड़ाते हुए बुदगम की तरफ बढ़ते हैं। हर मिनट की कीमत थी। ये डिफेंसिव वॉर नहीं था, ये रेस थी। एयरपोर्ट पहले सिक्योर करो, वरना पूरा एयरलिफ्ट रुक जाएगा। खुले खेत, दूर दूर पेड़, स्पार्स कवर, कोई ट्रेंचेस नहीं, कोई फोर्टिफाइड बंकर नहीं। इंडियन ट्रूप्स डिसिप्लिन्ड फॉर्मेशन में फैलते हैं, राइफल स्टेडी, आईज स्कैनिंग होराइजन। दूर मूवमेंट दिखती है, एनिमी संख्या में ज्यादा, तेज, कॉन्फिडेंट। पहली गोली चलती है, फिर दूसरी, और अचानक पूरा मैदान गोलियों की आवाज से भर जाता है। राइफल क्रैक्स घाटी में गूंजते हैं, डस्ट हवा में उठती है, मैन गिरते हैं, लेकिन फॉर्मेशन नहीं टूटता। कर्नल राय आगे बढ़ते हैं, फ्रंट लाइन के पास, अपने मेन को होल्ड करने के लिए। वो जानते थे, अगर ये लाइन टूटती है तो श्रीनगर खुला पड़ जाएगा। एनिमी फ्लैंक करने की कोशिश करता है,
लेकिन डिसिप्लिन्ड फायर उन्हें रोकता है। हर सेकंड डिले एयरपोर्ट के लिए एक जीत थी। फिर एक बर्स्ट, गोलियां राय को लगती हैं, वो गिरते हैं मिट्टी पर, लेकिन उनकी कंपनी पीछे नहीं हटती। लाइन होल्ड रहती है, फायर जारी रहता है। एनिमी की स्पीड टूटती है, मोमेंटम स्लो होता है। उस दिन बुदगाम के खेतों में कोई बड़ी आर्टिलरी नहीं थी, कोई ग्रैंड स्ट्रैटेजी मैप नहीं था, बस कुछ जवान जो जानते थे अगर एयरपोर्ट गिरता है तो रीइंफोर्समेंट इम्पॉसिबल हो जाएगा, और उन्होंने उस एयरपोर्ट को बचा लिया। उस मोमेंट ऑपरेशन गुलमर्ग की तेज रफ्तार पहली बार रुकती है। कश्मीर की लड़ाई अब सर्वाइवल नहीं, स्ट्रक्चर्ड रेजिस्टेंस बन चुकी थी। पाकिस्तान का प्लान था 48 घंटे में श्रीनगर, एक तेज धावा, एयरपोर्ट कब्जा और घाटी पर कंट्रोल। लेकिन रियलिटी कुछ और बनी। जब तक कॉलम्स आगे बढ़ती, इंडियन आर्मी श्रीनगर में एंट्रेंच्ड हो चुकी थी। रनवे सिक्योर था, पेरिमीटर एस्टैब्लिश हो चुका था। अब ये लाइटनिंग टेकओवर नहीं रहा, अब ये एक रेस नहीं रही, अब ये युद्ध था। अगले हफ्तों में आसमान लगातार गूंजता रहा। डकोटा एयरक्राफ्ट एक के बाद एक उतरते रहे। इंडियन रीइंफोर्समेंट्स एयरलिफ्ट होते रहे। ट्रूप्स, आर्टिलरी, सप्लाईज। घाटी अब आइसोलेटेड नहीं थी। फिर मौसम बदला। पहाड़ों पर बर्फ गिरनी शुरू हुई। सड़कें फिसलन भरी, रातें और लंबी, सांस से धुआं निकलता। लेकिन मोर्चे खाली नहीं हुए। माउंटेन वॉरफेयर शुरू हो चुका था। हर रिज स्ट्रेटेजिक थी, हर पास डिसाइसिव। अब ये ट्राइबल रेड नहीं थी, अब ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेशंस आमने सामने थी। पोजीशंस बन रही थी, काउंटर अटैक्स हो रहे थे, आर्टिलरी बोल रही थी। ये था फर्स्ट इंडो पैक वॉर। 1948 तक लड़ाई चलती रही, महीनों तक। कभी एडवांस, कभी स्टेलमेट, कभी खामोश बर्फ, कभी अचानक गोलियों की बौछार। आखिरकार दुनिया ने सीज फायर की बात की। गोलियां थमी, धुआं बैठा और नक्शे पर एक लाइन खींची गई, सीधी, ठंडी, आधिकारिक। आज हम उसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, लेकिन उस वक्त वो सिर्फ एक सीमा नहीं थी, वो एक अधूरा फैसला था, एक रुकी हुई लड़ाई, एक इतिहास जो पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। ऑपरेशन गुलमर्ग श्रीनगर को तुरंत कैप्चर नहीं कर पाया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उस एक डिले ने कश्मीर की डेस्टिनी बदल दी। घाटी पूरी तरह नहीं गिरी, लेकिन वो डिवाइड हो गई। एक इनविजिबल लाइन खिंच चुकी थी, जमीन पर भी और इतिहास में भी। मेजर कलकत की वो इग्नोर्ड वार्निंग, जिसे अगर समय पर सुना जाता शायद शुरुआत ही अलग होती। महाराजा हरि सिंह का वो ट्रेम्बलिंग सिग्नेचर, जिसने कश्मीर को ऑफिशियली इंडिया से जोड़ दिया। एक कागज का टुकड़ा, लेकिन उसके पीछे था एक पूरा राज्य और लाखों जिंदगियों का भविष्य। सरदार पटेल का डिसाइसिव डिसीजन, नो हेजिटेशन, नो डिले, बस एक्शन। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह का सैक्रिफाइस, जब उन्होंने ब्रिजेस उड़ाकर एनिमी को रोका, ये जानते हुए भी कि वो खुद वापस नहीं लौटेंगे। कर्नल रंजीत राय की लास्ट स्टैंड, बुडगम के खेतों में, खुले आसमान के नीचे, जहां रिट्रीट कोई ऑप्शन नहीं था। ये सब आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं थे, ये एक चेन थी। वार्निंग, डिले, सिग्नेचर, एयरलिफ्ट, सैक्रिफाइस। हिस्ट्री किसी एक ड्रामेटिक मोमेंट से नहीं बनती, वो बनती है सेकंड से। वो बनती है हेजिटेशन और करेज के बीच के फैसलों से। वो बनती है उन लोगों से जो जानते थे कि शायद वो सरवाइव नहीं करेंगे, लेकिन कंट्री सरवाइव करनी चाहिए। कश्मीर की कहानी एक बैटल की कहानी नहीं है, ये टाइमिंग की कहानी है। क्योंकि कभी कभी एक ब्रोकन ब्रिज, एक साइन डॉक्यूमेंट और कुछ घंटों का डिले
पूरी जियोग्राफी बदल देते हैं। और 1947 की वो ठंडी सुबह आज भी लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार गूंजती है। इस वीडियो को यहां रोकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपको ऐसे ही वॉर्स रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए कमेंट्स कीजिए। और हाँ, भारत के सबसे बड़े अंडर वाटर वॉर के बारे में जानने के लिए एंड स्क्रीन में वीडियो लिंक है, उसे वो जाके देख लीजिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।